ओके, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाई ग्रेविटेशनल फोर्स. डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ? वाई? ओके, तो काफ़ी सिंपल है. देखो ये लोग क्या पूछ रहे हैं कि अर्थ और मून में ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट? और ये बोल रहे हैं कि जो वो अट्रैक्शन है अर्थ का मून पे और मून का अर्थ पे, तो उसमें कंपैरिजन कैसा है. मतलब अर्थ, अगर सपोज इफ दिस इज द अर्थ एंड इफ दिस इज द मून, ये लोग बोल रहे हैं कि दोनों के अंदर का जो फोर्स है वो कैसा है. मतलब क्या अर्थ ज़्यादा एग्जर्ट करता है, क्या मून ज़्यादा एग्जर्ट करता है, कि दोनों का सेम है. तो ऐसा पूछ रहे हैं वो. एंड इसका रीज़न भी पूछ रहे हैं. तो एक तो कंपैरिजन पूछ रहे हैं, ऊपर से रीज़न भी पूछ रहे हैं. तो ये देखो इसमें ना इसको आंसर करने के दो तरीके हैं. एक तो आप फॉर्मूले से बता सकते हो या फिर स्टेटमेंट से बता सकते हो. मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर लो. सबसे पहले फॉर्मूला मेथड देख लेते हैं कि फॉर्मूले से हम लोग ये कैसे बता सकते हैं. तो देखो, एक अर्थ पकड़ लो, राइट? टेक टेक वन एज अर्थ, करेक्ट, एंड टेक अदर एज मून, राइट? तो एक को अर्थ ले लिया, एक को मून ले लिया मैंने. अभी मुझे क्या करना है कि इनका मास में एक बार में फिक्स कर लेता हूँ, तो फिर इनका फॉर्मूला बनाना इजी चला जाएगा. तो इसका मास मैं m1 पकड़ लेता हूँ, ठीक है, अर्थ का, और मून का m2 पकड़ लेता हूँ, सही है. और दोनों के अंदर का जो डिस्टेंस है, राइट, फ्रॉम द सेंटर जो डिस्टेंस है वो d पकड़ लेता हूँ मैं, सही है. डिस्टेंस भी मैंने d पकड़ लिया. अभी अर्थ का जो फोर्स होगा, नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोग बोलते हैं हमेशा, वो फॉर्मूला क्या है उसका? एफ ऑफ अर्थ, ठीक है. एफ ऑफ अर्थ फॉर्मूला क्या होगा? जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर, सही है. प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस m1 m2 बाय डी स्क्वायर. और मून क्या होगा? मून का फॉर्मूला क्या होगा मून के लिए? देखो मून के लिए भी फॉर्मूला सेम होगा, जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर, सही है. सो फ्रॉम वन एंड टू. लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है, कैसा है ना, कि यहां पर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहां पर है? लेफ्ट हैंड साइड में. और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन सी साइड में? राइट हैंड साइड में. मतलब दे आर अपोजिट, राइट? तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इसको वन बोल देते हैं, इसको टू बोल देते हैं, और क्या लिखेंगे? फ्रॉम वन एंड टू. फ्रॉम वन एंड टू क्या बोल सकते हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर अर्थ एंड मून इज सेम. एफ ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एफ ऑफ मून. हो गया. तो दैट्स योर फाइनल आंसर, कि दोनों का वैल्यू सेम होने की वजह से राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो गया. ये हो गया फर्स्ट वे टू प्रूफ, राइट? यहां पे आपको, अगर आपको रीजन लिखना है कि हाँ बाबा लेकिन दे विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आप लिख सकते हैं दे विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन. आपको बताना था, आप वो फॉर्मूले में बता सकते हैं. हमने ऊपर डिस्कस किया ना, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो वो दे विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन. हालांकि उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है. ये दिस इज फर्स्ट वे फॉर्मूले के थ्रू. लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ करना है, मतलब खाली बिना फॉर्मूले के करना है, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग. बहुत आसान है. क्या लिखना है सबसे पहले? अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, two objects attract each other with equal force but in opposite direction. देखो ये स्टेटमेंट को जरा ठीक से देखो. हमने क्या किया है, एक ही स्टेटमेंट में सब कुछ लिख दिया है यहाँ पर. मतलब ऑल द डेटा वी रिक्वायर हैज बीन पुट हियर. अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट, जैसे कि अर्थ और मून था यहाँ पे, टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ इक्वल फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो उन्होंने पूछा था ना वाई और रिलेशन क्या है. तो देखो रिलेशन हमने क्या बोला? इक्वल है. और रीजन क्या बोला? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. मतलब इसमें रीजन भी हो गया और उसका आंसर भी हो गया. दोनों चीजें यहां पर इंक्लूड कर दी हमने. लास्ट में क्या लिखेंगे? देयरफॉर द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून with the same force as the moon
attracts the earth but in opposite direction. राइट हमने पहले ऊपर स्टेटमेंट लिखा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, फिर अर्थ और मून को कंपेयर किया, हो गया। तो आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगता है आप यूज कर लो, एक तो फॉर्मूला मेथड नहीं तो एक्सप्लेनेशन मेथड।